Okay, so the recording has started and let us move to our chapter number 2, which is the first major chapter of this mechanics course, which is force vector. As defined to you earlier, that we are going to cover each and every topic, each and every chapter from the same book, which is Engineering Mechanics Statics, R.C. Hibbeler, 12th edition. The topics which we are going to cover in this chapter are being flashed here. That is, we are going to start with vectors and scalars. उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ वेक्टर ऑपरेशंस को, वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस को, एंड देन एडिशन ऑफ अ system of coplanar forces, Cartesian vectors, addition of Cartesian vectors, position vectors, force directed along a line, and dot product. So these are the topics which we will be covering in today's lecture. Some of them are going to be covered in today's lecture, whereas the remaining are going to be covered in subsequent lecture. Probably तकरीबन 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते हमारा ये चैप्टर जो है वो चलेगा. आज का जहां तक लेक्चर का ताल्लुक है, जो रहता है लेक्चर, इसमें हम ये 3 टॉपिक जो है वो कवर कर रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज. उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे वेक्टर के ऑपरेशंस के हवाले से और वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से. Okay, starting with the basic definition of a scalar and vector. Scalar क्या होती हैं? वो तमाम चीजें और those quantities which can be completely defined by only its magnitude are termed as scalar quantities. So वो तमाम चीजें जो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिफाइन कर सकें, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज जो है वो कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने बेसिक क्वांटिटीज की बात की थी, लेंथ की, मास की, टाइम की, तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज की. मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई स्केल है, उसकी लेंथ मुझे बताएं, तो आप कहते हैं कि ये 6 इंच या 7 इंच या 12 इंच, जिस इंच का भी स्केल आपके पास है उसकी आप लेंथ बता रहे होते हैं. आप उसके साथ इसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ उस लेंथ का मैग्नीट्यूड जो है वो बता रहे होते हैं. दैट मैग्नीट्यूड इज sufficient to define that length or that quantity completely. So वो तमाम चीजें जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से कंप्लीटली डिफाइन की जा सकें, वो आपके पास स्केलर चीजें कहलाती हैं. जिस तरह मैंने अभी लेंथ की एग्जांपल दी, या मास की एग्जांपल करें, या टाइम की एग्जांपल करें, ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वो आपके पास हैं. इसके मुकाबले में आपके पास अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, बट यू नीड टू डिफाइन इट्स डायरेक्शन एज वेल, सो दैट क्वांटिटी इज बीइंग टर्म्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, हम जब फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स, अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक फोर्स है 100 न्यूटन की, तो क्या 100 न्यूटन की फोर्स से आपका उस फोर्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये 100 न्यूटन की जो फोर्स है, ये आप किस डायरेक्शन में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. सो फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वो तमाम चीजें, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज that requires to be completely defined using magnitude as well as direction, they are termed as vector quantities. Force हो गया, it is a vector quantity. What about velocity? Is it a scalar quantity or a vector quantity? वेक्टर क्वांटिटी. So it is a vector quantity because जब भी आप velocity की बात करते हैं और आप कहते हैं that particle or this car is moving with a speed of 500 meters per second और 100 meters per second. So 100 meters per second के साथ जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो velocity कंप्लीट नहीं होगी. So velocity is a vector quantity. Similarly, acceleration हो गई, it is a vector quantity. Position हो गई, it is again a vector quantity. What about moment? Is it a scalar quantity? सबसे पहली बात तो moment होती क्या है? टॉर्क. टर्निंग टॉर्क हो गया, टर्निंग इफेक्ट कह लें. सो ये मोमेंट जो है, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर होती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. दैट्स करेक्ट. सो आप जब कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो इतने उसके साथ टर्न कर रही है, तो खाली उसके मैग्नीट्यूड बताने से आपकी वो मोमेंट कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप ये ना बताएं कि ये बॉडी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है. 2D में या 3D में जो है वो उसके वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हैं. सो बेसिकली आपकी वो तमाम चीजें जिसके लिए यू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोस टर्म्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर को जनरली वी शो वेक्टर ग्राफिकली बाय एन एरो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक फोर्स है, आपने उसको शो करना है, तो आप उसको एक एरो से जो है वो शो करते हैं. द लेंथ ऑफ दैट एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी, whereas the angle between a fixed reference line and that vector
that arrow is basically used to define the direction of that vector quantity. So the angle between the vector and a fixed line defines the direction of its line of action. The head or tip of that arrow indicates the sense of direction of the vector, या simply the direction of that vector. For example, मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक conventional XY coordinate system है and you have a vector which is being directed in this direction towards the positive x-axis. वो आपने किस तरह जज किया? Since this arrow is pointing towards the positive x-axis, it means that this vector is being directed towards the positive x-axis. इसी तरह अगर आपके पास एक vector है और उसका arrow इस direction में है, so since the arrow is pointing towards the positive y-axis, so that's why this vector is being directed towards the positive y-axis. So जो arrow है उसका length जो है that represents the magnitude of that vector, whereas the arrowhead will represents the direction of that vector. Is it clear to all of you? Scalar और vector quantities के दरमियान difference? Yes, sir. Okay. Now coming to the vector operations, multiplication and division of a vector by a scalar quantity. So let us suppose that we have a vector which is being represented here as vector A, and we are going to multiply this vector by a scalar quantity, say 2. So once this vector is being multiplied by a scalar quantity 2, what does that represents or what does it means? सर वो एक वेक्टर ऐसा बनाएंगे जिसकी मैग्नीट्यूड उसके डबल होगी सर, डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड डबल होगी. So once a vector is being multiplied by a positive scalar quantity, then it means that its magnitude is going to be increased by that particular amount. So since here the amount is 2, therefore the magnitude of this vector is going to be doubled. वो उसका magnitude जो है वो double हो जाएगा. Similarly, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक vector A है and you are going to multiply it with a quantity say -1, what does that mean? सर वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा. सर ऑपोजिट डायरेक्शन. So whenever a vector is being multiplied by a negative scalar such as -1 in this case, then it will also change the direction of that vector by 180 degrees. So initially if this vector is directed in this direction, so once you have multiplied this vector by -1, so magnitude तो उसका same रहा because of this 1, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से इसका डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री जो है वो चेंज हो गया है. सिमिलरली व्हाट वुड हैपन इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर a बाय एन अमाउंट व्हिच इज -0.5, व्हाट डज दैट मीन? सर मैग्नीट्यूड आधी हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव से ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी. Okay, so this 0.5 indicates that its magnitude is going to be reduced to half, whereas this negative sign indicates कि इसका direction भी जो है वो reverse हो जाएगा. So initially अगर ये A था, so it would become -0.5A यानी उसका magnitude half हो गया और उसका direction जो है वो reverse हो गया या 180 degrees जो है वो change हो गया. So whenever you are going to multiply a scalar quantity by a vector, वो इस तरह से बिहेव करता है जिस तरह आपको यहाँ स्लाइड में मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ शो किया गया है. इसके अलावा वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा मैट्रिक एफएससी में. हैव यू स्टडीड वेक्टर एडिशन? यस सर. Yes, sir. ओके, सो व्हाट वाज द ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिंग वेरियस वेक्टर्स? कौन सा मेथड आपने पढ़ा था? Head to tail. Head to tail rule. सर हेड टू टेल. You studied head to tail rule of vector addition. Now जब हम vector additions की बात करते हैं तो there are two graphical methods which we will be discussing here. The first one is the parallelogram law of vector addition and the second one is the triangle law, या जिसको हम head to tail rule भी जो है वो कहते रहे. So these are the two graphical method. मैं graphical method की बात कर रहा हूँ. I'm not talking about the analytical methods जो कि हम बाद में Cartesian vector और unit vectors के बाद साथ करेंगे. I am talking about the graphical method of vector addition. चूंकि यहाँ आपको मुख्तलिफ फोर्सेस मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में दी होंगी और हो सकता है कहीं आपको उन फोर्सेस का ग्राफिकल तरीके से रिजल्टेंट फाइंड करना पड़े. सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड comprises of two different solutions. The first one is using the parallelogram law. The second one is using the triangle law. एक एक करके हम दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो लेंगे. ओके, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है
कि all vector quantities obey the parallelogram law of vector addition. What is this parallelogram law? Let us suppose, in order to understand this parallelogram law, let us suppose two vectors A and B which are shown to you here. ये दो vectors हम कहते हैं कि आपके पास कोई से दो vectors हैं, vector A as well as vector B. सबसे पहली बात तो ये कि जो भी vector quantities होती हैं, जब भी हम इनको represent करते हैं स्लाइड पे या पेपर पे, तो हम, आप बुक भी देखेंगे, इनको बोल्ड करके शो किया गया. इस बोल्ड होने का क्या मतलब है कि दिस क्वांटिटी इज बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, जो भी क्वांटिटीज बोल्ड हुई हुई हैं, इट मींस कि दे आर वेक्टर्स. अब बुक में इनको बोल्ड के तरीके से शो किया गया. अगर आप लिखते हुए चाहें तो इनके ऊपर एक स्मॉल एरो इस तरह का डालते हैं, वो भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो या तो इनको बोल्ड कर लें, लेकिन चूंकि बोल्ड आप स्लाइड पे या बुक में तो कर सकते हैं, जब आप पेपर पे कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं और आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो बजाय बोल्ड करने के आप इन स्मॉल एरोस की मदद से वेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, कमिंग टू दिस पैरेललोग्राम लॉ, let us suppose that we have two arbitrary vectors, vector A and vector B, which are shown to you here. In order to add these two vectors using the parallelogram law, the first step is you are going to join the tail of both these vectors at a common point in order to make them concurrent. Concurrent से क्या मुराद है कि उनका जो origin point है, that is same. So first of all, in step number 1, in order to apply this parallelogram law, you are going to draw both these vectors at a common point in order to make them concurrent. So आपके पास वेक्टर A था, आपने उसको भी ड्रॉ कर लिया. आपके पास वेक्टर B था, आपने उसको भी एक ही पॉइंट पे जो है वो ड्रॉ करके एज पर स्केल एंड डायरेक्शन आपने ड्रॉ कर लिया. स्केल से क्या मुराद है कि सपोज आपके पास वेक्टर A जो है इट वाज 500 न्यूटन फोर्स थी, आपके पास वेक्टर B जो है से 600 न्यूटन फोर्स थी. तो जाहिर है आप 500 न्यूटन को कोई ना कोई स्केल रखेंगे. आप कहते हैं लेट 100 न्यूटन रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर. सो 500 न्यूटन कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. तो आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली. इसी तरह 600 न्यूटन आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आपने 6 सेंटीमीटर की सपोज एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है. एंड मेक दोज टू वेक्टर्स कंकरेंट, दैट इज उनकी टेल जो है वो एक ही पॉइंट पे आपने रख ली है. देन इन द सेकेंड स्टेप, जब हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं, द सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द हेड ऑफ बी यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए. तो आपने किया क्या कि फ्रॉम द हेड ऑफ बी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज बीइंग ड्रॉन पैरेलल टू वेक्टर ए. सिमिलरली फ्रॉम द हेड ऑफ ए यू आर गोइंग टू ड्रॉ another line which is parallel to vector B. Wherever those two line intersect, उसको आपने point P का नाम दे दिया. And the diagonal of this parallelogram, इनको join करने से आपके पास एक parallelogram बन गया. The diagonal of this parallelogram basically represents the resultant of these two vectors. So ये आपके पास वो diagonal आया which represents the resultant of these two vectors R, which is equal to vector A plus vector B. So the diagonal of this parallelogram that extends to P forms R vector, which represents the resultant vector R vector equal to A vector plus B vector. So should we add 500 plus 600, and can we say R would have a magnitude of 1100 Newton? Is it correct? No sir. ये स्केलर एडिशन नहीं है कि आप 5 + 6 करके 1100 कर दें. इट इज वेक्टर एडिशन. सो वेक्टर एडिशन में आप जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं वो आप इस तरह स्केलर ऐड करके नहीं निकालते, रादर या तो आप ग्राफिकली इस तरह निकाल रहे होते हैं यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ और द ट्रायंगल लॉ, या फिर आप कार्टेशियन नोटेशन में उनको ऐड करके इंडिविजुअल आई और जे कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो ऐड कर रहे होते हैं. बट लेट अस नाउ कंसंट्रेट ऑन ग्राफिकल सॉल्यूशन. सो ये आपके पास एक अदद पैरेललोग्राम बन जाएगा. इस पैरेललोग्राम को सॉल्व करने के लिए अब अगेन चूंकि ग्राफिकल मेथड है, अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो आर का मैग्नीट्यूड आपको कैसे मिलेगा? राइट ट्रायंगल सॉल्व कर ले. अगर मैं ग्राफिकली की बात करूं सर ग्राफिकली से लेंथ मेजर कर लें सर, इसके और फिर कन्वर्ट कर दें. दैट्स करेक्ट. सो उसकी लेंथ हम मेजर करेंगे. सपोज लेंथ आई 5.3 सेंटीमीटर. आप उसको उस स्केल से कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है वो आर वेक्टर मिल जाएगा. बट इज इट एन एक्यूरेट मेथड?
ग्राफिकल मेथड क्या एक्यूरेट है? नो सर। सर ये डिपेंड करता है कि अगर हमने उसको मेजरमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं रखा तो फिर सही होगा, वरना सर गलत हो जाएगा। इवन आपने अगर मेजरमेंट भी उसकी सही की है, आप कितने डेसिमल तक इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं यूजिंग योर स्केल? सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर लाजमी आता है इफ यू आर यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड, और वो लेंथ मेजर करके हो सकता है आप उस लेंथ को 5.3 कह रहे हो, आपके एक और कोलीग उसको 5.35 कह दे, कोई उसको 5.28 कह दे, तो वो अगेन डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस लेंथ को क्या रीड कर रहे हो अपने स्केल से। तो ग्राफिकल मेथड में हमेशा कोई ना कोई एरर आने का जो है वो चांस होता है। दैट्स वाई हम ग्राफिकल मेथड से ज्यादा ग्राफिकल मेथड बना के इसको सॉल्व एनालिटिकली कर रहे होते हैं यूजिंग आइदर द साइन लॉ, कोसाइन लॉ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कि हम ये जो ट्राइंगल बन रहा है या ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको हम किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से सॉल्व कर लें। सो ड्रॉ हम ग्राफिकली कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व हम एनालिटिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो आंसर आए वो एक्यूरेट आए। इन एक्चुअल प्रॉब्लम जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे इस टॉपिक के एंड पे, तो हम जो है वो इस ट्राइंगल को यूजिंग साइन लॉ, कोसाइन लॉ और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे rather than drawing it on a graphical scale. Is this parallelogram law clear to all of you? Yes, sir. Okay, so this is first graphical method of solving or adding various vectors. Okay, the second अगर इसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स हों, चलिए 3 की बात अभी हम बाद में करते हैं। So far we are restricting it to 2 vectors only, ठीक है? इससे अगली जो कुछ स्लाइड है उसमें 3 वेक्टर्स की बात होगी, बट फॉर द टाइम बीइंग हम 2 वेक्टर्स और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस पैरेललोग्राम लॉ को समझते हैं। 2 से ज्यादा वेक्टर्स हम अगली कुछ स्लाइडों में देख रहे होंगे, ठीक है? Okay, the second method of vector addition is the triangle rule or triangle law, जिसको आप इससे पहले head to tail rule भी पढ़ चुके हैं in metric FSC as well. So what is this triangle rule? It is a special case of parallelogram law. In this case, we are again considering the same 2 vectors, vector A and vector B. In order to perform vector addition using the triangle law, हम करते क्या हैं step number 1 में, vector B is added to vector A in a head to tail fashion, that is by connecting the head of A to the tail of B. हम करते क्या है कि हमने वेक्टर A ड्रॉ किया एज पर स्केल एंड मैग्नीट्यूड, उसके बाद हमने वेक्टर B की टेल वेक्टर A के हेड के ऊपर रख के जो है वो ड्रॉ कर दी। तो दिस इज द ट्राइंगल रूल और द हेड टू टेल रूल। अब जब आपके पास रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा कि पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक जो आपका वेक्टर डिफाइन हो रहा है, इट इज बेसिकली द रिजल्टेंट वेक्टर R, which is R vector equal to A vector plus V vector. Now the choice is up to you. When you are using this triangle law, it is up to you. अगर आप चाहें तो वेक्टर B को पहले ड्रॉ कर लें, वेक्टर A को बाद में ड्रॉ कर लें, because this head to tail rule or triangle rule is commutative. That is, R should be equal to A vector plus B vector, or you can write it as B vector plus A vector. दोनों तरीकों से you are going to get the same resultant, which is this resultant vector R. So this is the head to tail rule, जिसमें आप एक वेक्टर जो पहला वेक्टर है उसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं और आपका रिजल्टेंट जो होता है वो पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिला लें। अब अगेन ये तो 2 वेक्टर्स कंसिडर किए हैं, अगर हमारे पास से 3 या 4 वेक्टर्स हैं तो आप करेंगे क्या, इसी तरह दूसरे की हेड से तीसरे की टेल को ज्वाइन कर दें और आपको फिर तीनों का रिजल्टेंट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करते चले जाएंगे और आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनको आप इस हेड टू टेल फैशन में ऐड करते चले जाएंगे एंड फाइनली पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर R. सो ये ट्राइंगल रूल या हेड टू टेल रूल क्लियर है हर एक को, या किसी को कोई डाउट हो इस लॉ से? एनी क्वेश्चन जो यहां तक आप पूछना चाहें? Hope, sir. Okay, now let us suppose that we have 2 vectors which are acting along the same line. For example, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास वेक्टर A है which is acting along the positive x-axis and it has a magnitude of say 300 Newton. Then you have another vector which is vector B and it is also acting along the same x-axis and it has a magnitude of 400 Newton. So once you are adding vectors which are acting along the same axis, तो उसका क्या तरीका होता है? सर सिंपली ऐड कर लेते हैं।
सिंपली आप उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें, so 300 plus 400 will give you the resultant vector R, which has a magnitude of 700 Newton, and that vector would also be directed toward the same एक्सेस जो कि आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सेस हैं। तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ही हो। इसी तरह अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो सेम एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, से 30 डिग्रीज, आपको रिजल्टेंट इनका फाइंड करना है, तो द रिजल्टेंट इज गोइंग टू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर दें और डायरेक्शन उस रिजल्टेंट आर का भी जो है वो सेम होगा। ठीक है, Yes, sir. okay, so these are the two basic laws of vector addition. One is the parallelogram law, the second one is the triangle law. The same applies for vector subtraction as well. For example, if you have a vector A and you want to subtract it and you want to subtract another vector which is vector B from vector A, so this resultant vector R would be equal to A vector plus minus B vector. What does this minus B vector indicate? कि जो ओरिजिनल वेक्टर आपके पास B था, आप उसकी सेंस या डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट कर लेंगे और इस वेक्टर A में आप ऐड कर देंगे, आइदर यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ और यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। दोनों तरीकों से आपको रिजल्टेंट जो है वो सेम मिल सकते हैं। इज इट क्लियर वेक्टर सब्ट्रैक्शन? यस सर। Yes, sir. ओके, कोई क्वेश्चन जो आप वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हवाले से करना चाहें इस पॉइंट पे? सर ये हमें डायरेक्शन क्या कैसे पता चलेगा कि ए की डायरेक्शन एक साइड पे होगी और बी की उससे दूसरी साइड पे होगी या इस तरह? देखें, जो ओरिजिनल क्वेश्चन जब हम एक्चुअल को न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको खाली ये वेक्टर नहीं शो होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा और सपोज इसकी डायरेक्शन भी 30 डिग्रीज पे जो है वो गिवन होगी। सो ये दो वेक्टर्स गिवन होंगे, आपने ए को बी यानी बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए से, तो आप इसको पैरेललोग्राम लॉ के तहत ए को अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में बना लेंगे। बी के लिए आपने किया क्या कि चूंकि माइनस बी करना था, आपने उसकी डायरेक्शन को 180 डिग्रीज रिवर्स कर लिया। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि आप बी के हेड से ए के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए के हेड से बी के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर आर नाउ। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है, या अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं तो ए को आपने 30 डिग्रीज के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लिया और बी को यानी बी की टेल को आपने ए के हेड से ज्वाइन कर दिया और उसके बाद फाइनल आपका ये रिजल्टेंट जो है वो निकल आएगा। इज इट क्लियर नाउ? या अभी भी कोई इशू है किसी डायरेक्शन के? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। अब अगर हम वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस की बात करें, स्पेसिफिकली फोर्सेस के हवाले से बात करें, तो यू कैन एनकाउंटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्टैटिक्स। द फर्स्ट वन इज कि आपको कोई से दो वेक्टर्स गिवन हो और आपसे कहा जा रहा हो कि उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको वेक्टर एक गिवन हो और आपसे कहा जा रहा हो कि इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करें। सो दीज आर द टू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच यू कैन एनकाउंटर इन स्टैटिक्स। द फर्स्ट सेट इन्वॉल्व्स कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपसे कहा जा रहा है कि उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। द सेकंड सेट इन्वॉल्व्स कि आपके पास वेक्टर एक है लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इसको इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दें। सो जब भी आपसे रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाए तो उसके लिए तो वही तरीका है कि लेट अस सपोज कि वी हैव टू force vectors f1 and f2 acting at this point on this hinge. आपसे कहा जा रहा है रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, तो you can use either the parallelogram law or the triangle rule in order to add these two vectors. If you are using the parallelogram law, थोड़ा सा हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपने f1 f2 को ड्रॉ किया, f1 की हेड से आपने f2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, f2 के हेड से आपने f1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और उसके बाद इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है that basically represents the resultant force Fr. इसी तरह अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं तो आपने F1 को ड्रॉ किया एज पर स्केल एंड मैग्नीट्यूड, उसके बाद F1 के हेड से आपने F2 जो है वो ड्रॉ किया और the resultant is going to be obtained by joining the tail of F1 to the head of F2. आपको Fr की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद ग्राफिकली ये आपने ड्रॉ कर लिया, then you can use the law of sine or law of cosine in order to solve these triangles in order to get the accurate answer rather than drawing it and get a answer which carries error. तो आप कर क्या सकते हैं कि ग्राफिकली इसको ड्रॉ करके रफ स्केच ड्रॉ करके एंगल्स निकाल के साइन या कोसाइन लॉ अप्लाई करके एक्यूरेट आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। सो आई होप कि रिजल्टेंट कैसे निकालना है दो वेक्टर्स का ये हर एक को क्लियर है, दो फोर्स वेक्टर्स का।
काइंडली आपकी आवाज बहुत हल्की आई है, मुझे सवाल आपका समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दें। मैंने पूछा कि ये जो लॉ हमने यूज करने की क्वेश्चन में बताया होगा। अच्छा, साइन लॉ या कोसाइन लॉ आपने यूज करना है, कब यूज करना है? सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट आर दीज साइन एंड कोसाइन लॉ? कुछ याद है मैट्रिक एफएससी का मैथ्स, या मैं रिपीट कर दूं इसको? यहाँ रिपीट कर दूं? ओके, so let us suppose that we have a triangle, say this triangle, is this triangle visible to all of you? जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा ऐसे ही करके था कुछ। That's correct. थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि हर एक को पता चल जाए। Let us suppose that we have a triangle which is being drawn as the blue triangle, जो कि मैंने टॉप पे ड्रॉ की है। Let small a, b and c represents the length of these sides of this triangle. a आपके पास ये वाली साइड आ जाती है, b और c की ये वाली साइड्स की लेंथ आ जाती हैं। Let alpha, beta and gamma represents the angles of these triangles as shown to you in the figure. Then this sine law, जब हम sine law की बात करते हैं तो sine law represents कि आपके पास a over sine of alpha, b over sine of beta, c over sine of gamma should be equal. That is, ये वाली लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये वाली लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये वाली लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, इनका रेशियो जो है दैट इज गोइंग टू बी द सेम. दिस इज साइन लॉ. आई होप कि याद आ गया होगा हर एक को व्हाट इज दिस साइन लॉ. यस सर. ठीक है, ओके. एनी आइडिया रिगार्डिंग द कोसाइन लॉ? सर वो इस तरह होता है cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा. थोड़ा सा गलत कर गए. लेट मी रिवाइज इट. आपके पास a स्क्वायर, जी थोड़ा सा गौर से देखिए यहाँ, अगर आपके पास यही ट्राइंगल है तो इसमें किसी भी साइड की लेंथ, सपोज मैं c की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. कौन सा एंगल आएगा? cos gamma. जो कि a और b के दरमियान का एंगल है. ठीक है, तो c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ gamma. इसी तरह a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा. इसी तरह b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ बीटा. तो ये आपके पास कोसाइन लॉ आ जाता है. आई होप कि ये रिवाइज हो गया होगा हर एक का. यस सर. सो आप कर क्या रहे होंगे कि आप ये ट्राइंगल्स ड्रॉ करके इनको बजाय ग्राफिकली इनकी मैग्नीट्यूड्स निकालने के आप ये साइन या कोसाइन लॉ अप्लाई करेंगे. कैसे अप्लाई करेंगे वो जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे तब मैं आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स इन लॉ को अप्लाई करके बता दूंगा. जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लॉ, आप ज्यादा कंफर्टेबल कोसाइन लॉ से आप वो अप्लाई कर सकते हैं, आप ज्यादा कंफर्टेबल साइन लॉ से आप साइन लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. मोरओवर इट आल्सो डिपेंड्स कि आपको क्या डाटा गिवन है, क्या डाटा को देखते हुए आप जज करेंगे कि साइन लॉ या कोसाइन लॉ कौन सा बेस्ट जो है वो आपके लिए रहेगा. सो दिस इज वन सेट ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपसे कहा जा रहा हो कि एक चीज के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और आपने उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने हैं. ओके, द सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि हाउ टू रिजॉल्व अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसको समझने के लिए लेट अस सपोज कि आपके पास, अभी बाकी फिगर्स को आप छोड़ दें, ये जो फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरफ थोड़ा सा गौर से देखें. मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक कन्वेंशनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपके पास इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर है जो कि फोर्स वेक्टर है, वो एक्ट कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एफ. आई होप कि ये फिगर हर एक को विजिबल है जो मैंने बनाई है. yes sir. यस सर. यस सर. ओके, अब सपोज मैं आपसे कहता हूं कि इस फोर्स को रिजॉल्व कर दें इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस. क्या तरीका होता है? सर x और y कोऑर्डिनेट्स पे प्रोजेक्शन बनाएंगे इसकी. ओके, वो प्रोजेक्शंस कैसे बनाएंगे? कर देंगे सर एंगल थीटा के साथ सर जो होगा वो हमेशा cos वाला कंपोनेंट होगा सर. एफ के हेड से एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे. जस्ट अ मिनट, अभी आप में से किसी ने एंगल की बात की थी, वो तो ठीक है, वो एनालिटिकल सोल्यूशन है कि अगर मैं आपको इसका थीटा दे दूं तो cos थीटा और sin थीटा की मदद से आप रिजॉल्व कर सकते हैं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल सोल्यूशन. इफ आई एम आस्किंग के इस f को इसके x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, तो जिस तरह एक है उसकी हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेंगे. वो प्रोजेक्शन से क्या मुराद है कि ये जो एरो हेड है f का, इससे हम
एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज बीइंग ड्रॉन पैरेलल टू द y एक्सिस, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे विच इज बीइंग ड्रॉन पैरेलल टू द x एक्सिस। जहां ये लाइनें x और y एक्सिस को कट करेंगी वो एक तरह से कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सो दिस कंपोनेंट इज बेसिकली टर्म्ड एज द x कंपोनेंट, जिसको मैं fx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस कंपोनेंट इज बेसिकली टर्म्ड एज द y कंपोनेंट, जिसको मैं fy से डिनोट कर रहा हूं। ऐसे ही कंपोनेंट्स बनाते हैं। यस सर। ओके, सो अब थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को चेंज कर देते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास सेम फोर्स है जो कि फोर्स F के तौर पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये फोर्स मैंने सेम रखी है, लेकिन मैं करता क्या हूं कि मैं एक्सिस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं अब आपसे कहता हूं कि आपके पास जो एक्सिस हैं वो जो डिफाइन की जा रही है वो एक ये वाली एक्सिस है जिसको मैं U एक्सिस कह देता हूं, और एक मेरे पास ये वाली एक्सिस है जिसको मैंने V एक्सिस कह दिया। So you now need to resolve this force F along the two axes U and V which are shown to you here, and those two axes are not mutually perpendicular to each other. अब क्या प्रोसीजर होना चाहिए कंपोनेंट्स बनाने के लिए? सर वही पैरेलल ड्रॉ करेंगे सर जो हेड प्रोजेक्शन एक दूसरे के। सर हेड पॉइंट को कंसीडर करके वहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे सर, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। पैरेलल सर, पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो अभी भी तरीका एग्जैक्टली वही है। जस्ट अ मिनट, अभी भी तरीका एग्जैक्टली वही है कि F के हेड से आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है अलोंग दिस U एंड V एक्सिस। दैट इज, पहले आपने U एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि आपके पास ये ग्रीन लाइन आ गई। इसी तरह सेकंड स्टेप में आपने हेड से V एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ की। जहां ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं V और U एक्सिस के, वो बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हैं। दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द कंपोनेंट FV, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द कंपोनेंट व्हिच इज FU। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जब नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस हो तो आप इस तरह कंपोनेंट्स बनाते हैं? क्लियर है ये चीज? सर अगर एक बार दोबारा एग्जांपल रिपीट कर दें। चलें ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके पास, मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक फोर्स वेक्टर है विच इज दिस फोर्स वेक्टर F, और आपने इस फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व करना है अलोंग टू एक्सिस विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि वन इज दिस एक्सिस जो कि आपके पास U एक्सिस है, द अदर वन इज दिस एक्सिस जो कि आपके पास V एक्सिस आ गई है। सो U और V एक्सिस आपको ये शो की गई हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप इन U और V एक्सिस के अलोंग इस फोर्स को रिजॉल्व कर दें। अब रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप F के हेड से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे अलोंग द U एंड V एक्सिस। सो फ्रॉम दिस हेड ऑफ F आपने सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि U एक्सिस के अलोंग थी। इसी तरह फ्रॉम द हेड ऑफ F आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि V एक्सिस के पैरेलल थी। जहां ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उन U और V एक्सिस को, so this component is going to be FU and this component is going to be FV। ये आपके वो दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे फोर्स F के along U and V axis which are not perpendicular to each other as in the case of Cartesian coordinates। आपकी x y चूंकि पैरेलल होती थी, परपेंडिकुलर होती थी, तो आपका केस डिफरेंट होता था। यहाँ जो दो एक्सिस आपने कंसिडर किए हैं दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपने इस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है। यहां तक क्लियर है हर एक को? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपके पास ये ट्राइंगल बन गया है। आपने अगेन साइन लॉ या कोसाइन लॉ को इस्तेमाल करते हुए इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है यूजिंग आइदर द साइन लॉ और द कोसाइन लॉ। वो किस तरह करना है कि डेफिनेटली आपको ये F का जो है वो कोई ना कोई एंगल गिवन होगा। आप इन एंगल्स की मदद से कोई एक आध लेंथ गिवन होगी, आप बाकी जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेंगे यूजिंग आइदर द साइन लॉ और द कोसाइन लॉ। वो कैसे निकालना है, जब हम एक्चुअल न्यूमेरिकल पे जाएंगे तब वैल्यूज के साथ हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, द फाइनल स्लाइड फॉर टुडे। आप में से बार बार लोग सवाल कर रहे थे कि व्हाट शुड हैपन विद द पैरेललोग्राम लॉ इफ वी हैव मोर देन
टू वेक्टर्स। थोड़ा सा स्लाइड को गौर से देख लें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। Let us suppose that we have three vectors which are being represented here as f1, f2 and f3, and we need to find out the resultant vector fr using the parallelogram law. So चूंकि दो से ज्यादा vectors हैं, so for more than two vectors to be added, successive applications of parallelogram law can be carried out in order to obtain the resultant force. कि आप पैरेललोग्राम लॉ को किस तरह अप्लाई करते हैं, आप दो को कंसिडर करके सक्सेसिवली पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जरा गौर से इस फिगर को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर f1 एंड वेक्टर f2। इन दोनों को मैंने जब ऐड किया यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, वो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं, f2 के हेड से मैंने f1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, f1 के हेड से मैंने f2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुई, मुझे f1 और f2 का रिजल्टेंट मिल गया, जिसको मैं f डैश से सपोज रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंड दिस f डैश इज बेसिकली इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। यहां तक हर एक को क्लियर है पैरेललोग्राम लॉ की एप्लीकेशन? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we need to add the third vector as well. अब मैं क्या करूंगा कि इस f डैश और f3 के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ दोबारा अप्लाई कर दूंगा। वो पैरेललोग्राम लॉ दोबारा कैसे अप्लाई करूंगा? फ्रॉम द हेड ऑफ f डैश मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि f3 के पैरेलल थी। फ्रॉम द हेड ऑफ f3 मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि f डैश के पैरेलल थी। अब ये जो मेरे पास पैरेललोग्राम बना है, इसका डायगोनल ये जो है fr, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स f डैश प्लस f3, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। एंड f डैश इज बेसिकली इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर। तो ये आपका fr जो है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर्स यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। इज दिस लॉ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। Okay. Yes, sir. Now my next question is, let us suppose that I have another vector which is say this vector f4, ठीक है? So I have this vector f4 now, जो कि मैंने इन्हीं तीनों वेक्टर्स में ऐड करना है। What should be the procedure now? fr को f4 में ऐड कर देंगे, उन दोनों को Sir, पैरेललोग्राम Yes, के sir. मेथड से। FR से ड्रॉ fr और f4 को ऐड करने के लिए मैं दोबारा पैरेललोग्राम लॉ लूं। वो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं? f4 के हेड से मैं एक लाइन fr के पैरेलल जो है वो ड्रॉ करूं। सो दिस ग्रीन लाइन इज बीइंग ड्रॉन पैरेलल टू fr। इसी तरह fr के हेड से मैं एक लाइन f4 के पैरेलल जो है वो ड्रॉ करूं, जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ दिस डायगोनल विच इज बेसिकली दिस वेक्टर, जिसको मैं से fr डैश कहता हूं, इट इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर वेक्टर्स। क्लियर है ये चीज? हाउ यू आर गोइंग टू सक्सेसफुली अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ जब आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे? यस सर। Yes, sir. सर इसको इस Yes, तरह भी sir. कर सकते हैं ना, f3 और f4 को कंबाइन कर लें और f1 और f2 को कर लें, फिर इनको और फिर उन दोनों के रिजल्टेंट से कंबाइन कर दें। दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, अब अगर मैं इसमें सपोज मैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ के बजाय हेड टू टेल रूल यूज कर रहा होता, तो फिर किस तरह एडिशन होनी थी? सर वो तो फिर हेड तो सर के साथ टेल सिंपली लगाते रहते हैं और फिर आखिरी रिजल्टेंट यस बनता सर। है। सो दिस वाज f1, उसके बाद आपने f2 ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने f3 ड्रॉ कर लिया, एंड फाइनली आपने f4 ड्रॉ कर लिया। तो ये आपने चारों वेक्टर्स ड्रॉ किए हेड टू टेल रूल से, और उसके बाद फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वन, दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट fr डैश। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल यूज कर रहे हैं तो ये मेथड होगा, और पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं तो आपका राइट साइड वाला मेथड होगा। क्लियर है हर एक को? यस सर। Yes, sir. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। इंशाल्लाह इससे रेलिवेंट जो बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो हम अपनी जो 1 घंटे वाली क्लास कल है उसमें सॉल्व करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, एनी क्वेश्चन रेलिवेंट टू टुडेज थ्योरी जो हमने पढ़ी है, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई पॉइंट जो कोई क्लियर ना हो आपको, कोई क्यूरी हो आपकी, काइंडली अभी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग और फिर हम क्लास को ख़त्म कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका? यस सर। सर अगर हमने अब जिस तरह ये कंपोनेंट है रिजल्टेंट, सर इसको 3 वेक्टर्स में डिवाइड करना, वो किस तरह करेंगे? दैट कैन नॉट बी डन। आप 2 एक्सिस के अलोंग तो इसकी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, 3 वेक्टर्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके सर, राइट, थैंक यू।
ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो ये पैरेललोग्राम वाला रूल तो एक बार रिवाइज कर दें जिसमें 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो। सर यही था। अच्छा चलें, मैं स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए दोबारा। ओके, आई होप कि स्क्रीन क्लियर होके आपको नजर आ रही होगी। ओके, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है f1, f2 एंड f3 एंड वी नीड टू ऐड दीज वेक्टर्स यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। अब हमारी चॉइस है, हम सबसे पहले स्टेप में कोई से 2 वेक्टर्स उठा सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ f1 और f2 को पैरेललोग्राम लॉ के तहत ऐड किया, वो कैसे ऐड किया? फ्रॉम द हेड ऑफ f2 हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू f1। फ्रॉम द हेड ऑफ f1 हमने एक और लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू f2। ये जो पैरेललोग्राम बना है इसका डायगोनल ये f डैश है विच रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ f1 एंड f2। यहां तक तो समझ आ गया आपको? ये तो नॉर्मल 2 वेक्टर्स का पैरेललोग्राम लॉ है। जी सर। ठीक है, अब हमने तीसरा वेक्टर भी इन्हीं दोनों वेक्टर्स में ऐड करना है यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। उसके लिए हम करते क्या है कि हम f डैश और f3 को पैरेललोग्राम लॉ की फॉर्म में करेंगे। वो कैसे करेंगे? f3 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू f डैश। इसी तरह f डैश से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू f3। जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, अब जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है वो बेसिकली ये वाला पैरेललोग्राम है जो कि बन रहा है, जिसको मैंने येलो के साथ शो किया है। इसका डायगोनल जो है इट इज बेसिकली दिस वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स fr, जो कि सम है f डैश का और f3 का। ऐसे ही है। और ये f3 क्या f डैश क्या होता है? f डैश was बेसिकली इक्वल टू f1 प्लस f2। तो हमने f डैश को f1 प्लस f2 लिख लिया और f3 को ऐसे ही लिख लिया। तो बेसिकली fr जो है वो एक तरह से इन तीनों वेक्टर्स के सम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग द सक्सेसिव पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर हुआ कुछ? यस सर, क्लियर हो। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये xy एक्सिस और uv एक्सिस में क्या फर्क है? देखिए, एक्स वाई एक्सिस तो जब हम बात करते हैं वो कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। जब हमें कोई ऐसी एक्सिस हो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, मसलन मैं कहता हूँ कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है जिसमें आपके पास जो 2 एक्सिस हैं वो ये 2 एक्सिस हैं, यू एक्सिस एंड वी एक्सिस, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है और आपको किसी वेक्टर को इन एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। मसलन ये आपके पास फोर्स वेक्टर है, आपको इसके कंपोनेंट्स u और v के अलोंग बनाने हैं, तो फिर आप वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने इससे पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि आप u और v एक्सिस के पैरेलल इस f के हेड से जो है वो लाइंस ड्रॉ करेंगे इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए। अगर सिंपल एक्स वाई सिस्टम है तो फिर तो आप ये लाइन ड्रॉ करके fx और fy डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर u और v एक्सिस हैं तो देन द सिचुएशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। आपको फिर u और v के अलोंग जो है वो पैरेलल लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हुए इनके कंपोनेंट्स बनाने होंगे और फिर उसमें आप f cos थीटा या f sin थीटा नहीं अप्लाई करेंगे बिकॉज द एक्सिस जो कि आपके पास है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है। क्लियर है? यस सर। ये चीजें मजीद आपको क्लियर होंगी जब इंशाल्लाह हम इससे रेलिवेंट जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर और उसके बाद अटेंडेंस शीट में आपकी जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ और देन वी आर गोइंग टू स्टॉप द